नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी। तमाम दर्शकों को नमस्कार। और 2020 का क्रिकेट मैच आईपीएल चल रहा है शिव जी। टेस्ट मैच सुनील गावस्कर, वनडे हमने देखा सचिन तेंदुलकर कैसे बादशाह बने, और 2020 जिसमें क्रिकेट के किसी भी पॉलिसी, किसी भी रणनीति या किसी भी स्टाइल को फॉलो नहीं किया जाता। सिर्फ एक ही रणनीति होती है, बॉल आओ और मारो। चौका जाएगा, छक्का जाएगा, आउट हो जाएगा। आईपीएल 2020 का मतलब है कि बॉल आओ और मारो। और आखिरी के जो 3-4 ओवर होते हैं शिव जी, वो तो वनडे में भी हमने देखे ना, वो सिर्फ मारने के लिए जाने जाते थे। लास्ट के 5 ओवर, लास्ट के 10 ओवर। नरेंद्र मोदी और अमित शाह बिल्कुल उसी स्टेज में आ गए हैं। कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं, कोई नैतिकता नहीं, कोई परंपरा नहीं, कोई कानून नहीं, कोई संविधान नहीं। बॉल आए और मारो। और ऐसा आदमी कब करता है? ऐसा आदमी कब करता है? जब उनके ऊपर शिव जी विदा होने का प्रेशर बढ़ता चला जाता है। पिछले 10 दिनों के दौरान जिस तरह से एक के बाद एक के बाद एक बयान आने लगे हैं, अब अमित शाह कह रहा है अच्छा हटाने चाहते हो हमें? आपने 240 पे पहुंचाया था, देखिए मैं क्या करता हूं। और कल जिस पंजाब में बीजेपी का जनाधार नहीं है, उस पंजाब से 6 सांसद उन्होंने जुटा लिए। राज्यसभा में नंबर गेम बढ़ गया। और उसी दौरान मोहन भागवत एक नसीहत देते हुए नजर आए। और ये जो पूरा क्रम है, इस पर विस्तार से दिन में मैंने स्टोरी की है, दर्शक चाहे तो जाकर देख सकते हैं। अब अमित शाह जुट गए हैं 275 के मिशन पे। बहुमत के लिए 272 चाहिए। उन्होंने मोदी से वादा कर दिया है कि मैं बहुत जल्द आपको 35 ला के दूंगा, यानी 275 पर पहुंचा दूंगा। और फिर जो ये मुरली मनोहर जोशी हो, या राजनाथ सिंह हो, या राम माधव हो, या मोहन भागवत हो, या भागवत के और जितने चेले चपाटे करीबी हो, उनको ये बता दीजिएगा कि देखिए आपने तो नीचे पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन मैंने बिना चुनाव के बहुमत से ज्यादा सीट हासिल कर दी है। और अब सवाल, खतरा पैदा हो गया है अखिलेश यादव पर, ममता बनर्जी पर। एमके स्टालिन की पार्टी जहां तक मुझे पता है टूटने नहीं जा रही है, लेकिन उद्धव ठाकरे पर, शरद पवार पर, लालू यादव, तेजस्वी यादव पर, हेमंत सोरेन पर, और आम आदमी पार्टी के लोकसभा में भी 3 सांसद है, याद रखिए। तो उनके ऊपर भी खतरा पैदा हो गया है। और याद रखिएगा शिव जी, बहुत सारे दर्शक कूद जाएंगे, भक्त दोनों तरफ के ही हैं शिव जी, ऐसा नहीं है कि एक तरफ के, दोनों तरफ के हैं। ये वही राघव चड्ढा और संदीप पाठक थे जो हरियाणा में, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं होने दिया था शिव जी। अगर गठबंधन हो जाता तो शायद हरियाणा की तस्वीर दूसरी होती। तो ये मानकर चल लीजिए कि बीजेपी के लोग सब जगह मौजूद है। बीजेपी के लोग हर राजनीतिक दल में मौजूद है। और राहुल गांधी तो खुद कबूल कर चुके हैं शिव जी। और आज राहुल गांधी के मुंह से फिर कुछ बुलवा दिया गया। पता नहीं राहुल गांधी इस बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, लेकिन कोई ना कोई तो टॉपिक देता होगा, कोई ना कोई तो पर्चा देता होगा, कोई ना कोई तो रिसर्च देता होगा। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी का ना लेना है, एक ना देना है। अगर आप पश्चिम बंगाल में भी जाते हो तो बीजेपी की आलोचना करो। अब देखिए आज राहुल गांधी ने क्या बोल दिया, जरा ध्यान से सुनिएगा। राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को छोड़ के बाकी सब पे सवाल उठा दिए हैं, अपने सहयोगियों पे। राहुल गांधी कह रहे हैं सिर्फ कांग्रेस पार्टी बीजेपी से लड़ती है। मैं जमानत पर हूं, मेरा घर छीन लिया, मेरी लोकसभा की सदस्यता छीन ली, मेरे ऊपर 36 केस है। हर 10-15 दिन में मुझे केस लड़ने के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ता है। आप बताइए ममता बनर्जी पर कितने केस लगाए हैं नरेंद्र मोदी ने? ये पूछ रहे जो इंडिया गठबंधन की अहम साथी है, इंडिया गठबंधन में तीसरे नंबर का राजनीतिक दल है। ममता जी से कितने घंटे पूछताछ हुआ? मेरा 5 दिन ईडी ने 5 घंटे तक पूछताछ किया। ममता जी बीजेपी से सीधा नहीं लड़ती है। और जब ये बोल रहे हैं तो एक चतुर्वेदी जी हैं, कांग्रेस के नेता हुआ करते थे शिव, वो भी मुलायम सिंह यादव के परिवार के खिलाफ बेचारे कहां कहां तक जाके लड़े हैं। वो भी तो एक वो है कि भैया वो जो मामला चल रहा था अखिलेश यादव से कितने दिन पूछताछ की? आप समझिए, हेमंत सोरेन के अलावा इंडिया गठबंधन में शामिल कितने राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाकर पूछताछ की गई है? ये जिसने भी राहुल गांधी को बोलने को कहा है, उन्होंने इंडिया गठबंधन में ही एक दरार डालने का प्रयास किया है। और ये सब एक बड़ी स्ट्रेटेजी का हिस्सा होते हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मोदी शाह के आदमी हर राजनीतिक दल। तो एक बड़ी स्टोरी हम लेकर आए हैं कि कैसे, क्या है 275 वाला मामला, और क्यों मोहन भागवत प्रेशर डाल रहे हैं इस्तीफा डालने के लिए। और अब अगला जो लोकसभा का सत्र होगा ना, बहुत कुछ बदला बदला नजर आएगा। अगर ये सारे दल एकजुट होकर नहीं लड़े तो फिर हो सकता है शिव जी की लड़ने की हालत में भी ना रहे।
जी। बड़ी गंभीर आपने बात की और बड़े प्रेम से आपने समझाने का प्रयास किया है कि वो वक्त दूसरा था, ये वक्त दूसरा है। वो हाल दूसरा था, ये हाल दूसरा है। 2013 में नरेंद्र मोदी आते हैं और ऐसे हवा में एक गेम चला देते हैं अन्ना को लेकर, और सड़क पर उतर जाते हैं और भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी सरकार को बता के भ्रष्टाचार के तमाम वो मुद्दे जो राहुल गांधी की सरकार में अंदर बैठे अधिकारी थे वो विद्रोह पर उतरवाते हैं। जनरल वीके सिंह, मुख्य गृह सचिव अभी सिंह साहब जो बिहार में सांसदी भी हार गए और फिर बीजेपी का विरोध करने लगे। अब वो पता नहीं आजकल कहाँ हैं, वीडियो तो इनके भी आ रहे हैं एक दो। सीजी उस तत्कालीन कैग विनोद, उस पर तो दुनिया की बातें बन गई, देख रहे हो विनोद, देख रहे हो विनोद, और सारी झूठ बातें निकल गई मोदी की सरकार में। वो सभी आरोप से बरी हो गए, आरोपी सभी। तो संतोष जी, मौजूदा परिस्थितियां बड़ी विकराल हैं। मुझे लगता है कि एक राज्य में और बीजेपी की सरकार बढ़ने जा रही है। पंजाब की सरकार क्या पूरी सरेंडर करेगी? तो शाह जी को अब टारगेट मिला 275 सांसद पूरा करने का। जो आपका आशय है वो दर्शकों को मैं समझा दूं, फिर डिटेल में आप उन्हें समझा दें। यानी जो 272 का आंकड़ा है, 273 का, वो पूरा कैसे किया जाए? 72 वाला 543 में, तो 72 का जब पूरा हो जाएगा तो फिर मोदी जी से जो रोज रोज नीतीश नायडू की हम और आप चर्चा कर लेते हैं कि आज उससे बैठ लिए, उससे चाय कर लिए, ये काम खत्म हो जाए। पिछली बार ऐसा कुछ नहीं था सरकार पर, तो पत्रकारों को मौका नहीं मिल रहा था तो इधर उधर की बातें करते रहे। अब तो रोज सरकार गिरवाते हैं और वो वीडियो देख लेते हैं तो वो फिर फोन लगाते हैं, नीतीश जी राम राम, क्या हाल है, स्वास्थ्य ठीक है? अरे वो कुछ नहीं, वो वीडियो देख लिया था, आप किसी से मिलने गए थे। तो वो कहते नहीं नहीं आप चिंता मत करिए, हम किसी से मिलने नहीं गए थे, अखबार वालों की, पत्रकारों की भी दुकान चलने दो, वो जैसे चला रहे हैं। तो अमित शाह सोचते हैं कि निश्चित कहा होगा जब ये दुकान और मकान की बात कर रहे हैं। तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तो कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा करना इस बार 100 करोड़ भिजवा देना, अब कहीं नहीं जाएंगे। फिर पता लगता है कि तब तक किसी ने चला दी कि नायडू ने बदला मन, दिल्ली में हो गया अनबन। तो फिर वो नायडू जी क्या है हालचाल, ये चल रहा है। इसको खत्म करने का उद्देश्य है कि 272 का आंकड़ा पूरा किया जाए। अब 272 का हो जाएगा तो फिर न नीतीश कुछ कर पाएंगे न नायडू कुछ कर पाएंगे। और अमित शाह ऐसा जरूरी नहीं है नायडू की पार्टी में ही तोड़फोड़ कर दे, चिराग पासवान की, उसे तो आंकड़े पूरे करने हैं। नहीं, अभी का जो ये मिशन है शिव जी, वो अभी अपने लोगों को छोड़ के, उनकी बारी सेकंड राउंड में आएगी। तो अब ये किसी को तोड़ के करें, फोड़ के करें, मोड़ के करें, लेकिन क्या ये संविधान के दायरे में आता है? ये से हॉर्स ट्रेडिंग नहीं मानोगे। मध्य प्रदेश की एक चलती फिरती सरकार शहीद हो गई, पता लगा सिंधिया जी अंतर ध्यान हो गए। सिंधिया का नाम पता लगता है आपको? राजनीति में है, मंत्री है, ये तो मुझे पता है, लेकिन सिंधिया है का ये किसी को पता है? एक और हुआ करते ये जतिन प्रसाद, एक और हुआ करते थे आरपीएन सिंह, जिनकी तूती बोलती थी, एक अलग से रूम हुआ करता था कांग्रेस में, कहां है भाजपा में? तो संतोष जी सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या है 275 का पूरा फलसफा, क्या करना चाहती है भाजपा और कैसे करने के मूड में है? देखिए, बीजेपी का क्रमिक विकास हो रहा है शिव जी। जैसे मानव सभ्यता, हम लोगों का क्रमिक विकास हुआ ना आदि मानव के जमाने से, धीरे धीरे पहले 4 पांव पे चलने वाले, फिर 2 पाए पे बने, फिर इंसान के रूप में विकसित हुए। कर्नाटक में एक जमाने में ऑपरेशन लोटस जलाया था, उससे आगे निकले। मध्य प्रदेश की सरकार का आपने जिक्र किया, ये कभी संविधान निर्माताओं ने, यहाँ तक कि संशोधन करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने भी नहीं सोचा होगा कि ये तरीका मेरे चेले निकाल के ले आएंगे, मोदी और शाह की जोड़ी। अच्छा, कांग्रेस में 2/3 बहुमत नहीं हो पा रहा है तो इतने विधायकों से इस्तीफा दिलवा दो। लो, इस्तीफा दिलवा दिया तो दल बदल कानून भी नहीं लगा शिव जी। भाई इस्तीफा तो कोई भी दे सकता है, तो इस्तीफा देके सरकार गिरवा दी, फिर उनको टिकट दिया, उसमें से कुछ को टिकट, कुछ का काटा, कुछ को दिया, सरकार बन गई। और कल तो इन्होंने बिल्कुल नया तरीका सुझाव दिया। आम आदमी पार्टी का विलय, अभी भी आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय एग्जीक्यूटिव बची हुई है, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बची हुई है। सांसदों ने मिलकर ये कह दिया कि हम विलय कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का विलय हो गया। आज कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि ना भाजपा को समझ है ना सांसदों को समझ है, लेकिन उसने एक ट्रेलर दिखा दिया
कि भैया हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि आपके 2/3 को जुटाएंगे और वो अपना विलय भारतीय जनता पार्टी में कर देंगे। अब कोई नया राजनीतिक बनाने का सरदर्द हम मोल नहीं लेंगे, बहुत हो गया आम आदमी पार्टी को बनवा दिया हमने, अब कोई राजनीतिक दल नहीं बनवाएंगे, अब जिसको भी लाएंगे हम अपने अंदर शामिल करेंगे। और यहां से एक बड़ा सवाल, आपने संविधान की बात की, संविधान मानते कहां है? ये संजय सिंह कह रहे हैं कि मैं चेयरपर्सन से शिकायत करूंगा। कौन है चेयरपर्सन शिव जी? राज्यसभा के सभापति कौन है? दाएं बाएं करेंगे तो धनखड़ साहब का एग्जाम्पल तो सेट है ना, अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है कुछ ही देर में, शाम तक सदन की कार्रवाई चलाते हैं, फिर अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है। और उसके बाद पीठासीन अधिकारी, सदन में फैसला लेने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ पीठासीन अधिकारी के पास है, यानी स्पीकर के पास है, चेयरपर्सन के पास है। सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो माशाअल्लाह है, आज तो एक बड़ा भारत सरकार के मुख्य न्यायाधीश, अब न्यायाधीश भारत सरकार के नहीं है, भारत के है। लेकिन ठीक है, लोग कह रहे हैं तो कह रहे हैं, ये भी एक नया जमाना आ गया। तो स्पीकर क्यों सुनेगा किसी राजनीतिक दल की? अब यहीं पर एक बड़ा सवाल, मैंने कहा ना, अब इन नेताओं की जो एसी में बैठ के इधर उधर घूमते रहते हैं ना, उन नेताओं की अग्नि परीक्षा है कि अपने राजनीतिक दल को कैसे बचाए। अपने अपने पार्टी में बीजेपी के जासूसों को तो नहीं ढूंढ पाए ये लोग। राहुल गांधी भी फेल है, मैं सीधे सीधे कहता हूं। अपना तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। क्या सोच के वो बोलते हैं, कहां जाकर वो बोलते हैं, ये समझ में नहीं आता है। अब देखिए, मैं विपक्ष के एक एक उस पे आता हूं। आज की तारीख में 98 सांसद कांग्रेस पार्टी के पास है। इनका 2/3 थोड़ा सा मुश्किल है सिर्फ, और इनके 2/3 इनके सांसदों में ज्यादातर जो है वो दक्षिण भारत से आते हैं। दक्षिण भारत की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। लेकिन समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं। 2/3 का मतलब आप मान के चल लीजिए कि 12.5 के हिसाब से अगर आप लगा लेते हैं तो 2/3 का मतलब हो गया 24-25। अब अखिलेश यादव ने अनाउंस कर दिया है कि किसी भी सांसद के बेटे बेटी बहू को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। ऐसा कुछ सुनने में आया है मेरे। उन्होंने अपने सांसदों को एक मैसेज भेज दिया है। अब ये सारे लोग परेशान हैं कि भैया अगर बेटा बेटी बहू को टिकट नहीं दोगे तो हमारी राजनीति कैसे चलेगी। ये पता नहीं किसने सलाह दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की तरह से हाई मोरल ग्राउंड पे चले जाते हैं, बेटा बेटी को टिकट नहीं देंगे। अरे वहां भी राजनाथ सिंह के बेटे को टिकट तो मिल ही रहा है ना। नितिन नवीन के पिताजी भी बीजेपी में थे, उनको वो भी उसी परिवारवाद के हैं। अब सम्राट चौधरी भी परिवारवाद से आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव को किसी ने सलाह दी कि हमें एक अलग तरह का करना है, तो नहीं जी, हम अपने सांसदों को नहीं देंगे। तो ये सारे सांसद अब धीरे धीरे इनसे संपर्क करना शुरू हो गया है। और वैसे भी अमित शाह की एक अच्छी आदत है, सुबह उठते उठते पता है कौन सा काम करते हैं वो? पूरी लिस्ट होती है। लोकसभा स्पीकर तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बधाई देते हैं, अमित शाह सीधे फोन मिला के बधाई देते हैं। अभी आपको याद है समाजवादी पार्टी के एक सांसद वाला वीडियो वायरल हो गया था, वो तो किसी ने कर दिया वीडियो वायरल। बहुत सारे वीडियो वायरल नहीं होते क्योंकि अमित शाह सभी सांसदों से 1 to 1 बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव अगर नतीजे इधर हुए तो 28 सांसद तृणमूल कांग्रेस के हैं, फिर ये बचा नहीं पाएंगे। बहुतों के खिलाफ जांच चल रहे हैं, चुनाव के बीच में भी ईडी छापा मार रही है, जांच कर रही है। डीएम के 22 सांसद ये बचेंगे क्योंकि दक्षिण भारत का गणित एक अलग तरह का है। तेलुगु देशम 16 सांसद, अभी इनको छूने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो अपने ही है। जनता दल 12, इनको छूने की जरूरत नहीं है, ये अपने ही है। उद्धव ठाकरे की पार्टी के 9 में से तकरीबन मैं ये जानता हूं शिव जी कि 7 सांसद, 6 से 7 सांसद लगभग तैयार हैं। बस इंतजार सही मौके का किया जा रहा है। जिस दिन उनको अमित शाह कहेंगे उस दिन वो भारतीय जनता पार्टी में मर्ज करने को तैयार हैं। पहले ये कहा गया था कि शायद एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाएंगे ये लोग, लेकिन अब बीजेपी किसी पे भी वो करना नहीं चाहती। मैं कह रहा हूं ना, 2020 के स्टाइल में मोदी और शाह खेलने वाले हैं। शुरुआत उन्होंने कर दी है कल कि अब जो चाहिए वो बीजेपी को चाहिए। शरद पवार की पार्टी के 8 सांसद हैं, इनमें से भी जो मेरे पास खबर है कि लगभग 4 तय हो चुका है, लेकिन चूंकि 1-2 और वो तय कर रहे हैं ताकि कोई गड़बड़ ना रहे। रामविलास पासवान अपने हैं, सीपीएम फिलहाल इस पे कोशिश नहीं किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के 4, इन पे कोशिश की जा रही है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी फिलहाल बीजेपी को लगता है कि जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नंबर कम पूरे होंगे तो फिर देखा जाएगा। आम आदमी पार्टी के 3 टारगेट पे है, 3 में से 2 ही चाहिए इनको पार्टी को तोड़ने के लिए। उसके अलावा झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन की पार्टी, 3 सांसद है, इनमें से भी 3 में से 2 ही चाहिए आपको। सीपीआई की तरफ जाएंगे नहीं, सीपीआई माले की तरफ जाएंगे नहीं, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ जाएंगे नहीं, जनसेना पार्टी अपनी ही है, जनता दल सेकुलर सरकार में शामिल है, राष्ट्रीय लोकदल सरकार में शामिल है, तो इनके ऊपर जाएंगे नहीं। आजसू जो है वो अपने साथ है, बाकी एआईएम ओवैसी साहब है,
तो मोटे असम गण परिषद, अपना दल जो है वो अपने साथ है, असम गण परिषद अपने साथ है, आजाद समाज पार्टी के काशीराम इकलौते हैं, भारत आदिवासी पार्टी के इकलौते हैं, लेकिन उनका राजस्थान का गणित कुछ और है, जीतन राम मांझी की पार्टी हम है वो इनके साथी है। तो कुल मिलाकर ये देखा जाए तो परिस्थितियां जो बन रही है शिव जी, उसमें जो सबसे ज्यादा निशाना अखिलेश यादव की पार्टी पर, ममता बनर्जी की पार्टी पर, उद्धव ठाकरे की पार्टी पर, शरद पवार की पार्टी पर, लालू यादव तेजस्वी यादव की पार्टी पर और हेमंत सोरेन की पार्टी पर और अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर है। और इन्हीं में से तोड़कर आपको ये 275 का आंकड़ा तो है, लेकिन आप आश्चर्य मत कीजिएगा कि 2 महीने बाद आपको नजर आए कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की संख्या 290 295 क्रॉस कर गई है। आज पूरे एनडीए के सांसदों की संख्या 293 है। पूरे एनडीए की तमाम राजनीतिक दलों को मिला के अकेले भारतीय जनता पार्टी की संख्या, हो सकता है सक्सेस रेट 120%, 130% चला जाए शिव जी। क्यों? ईडी से डर तो सबको लगता है, सीबीआई से डर तो सबको लगता है। गर्मी का महीना है, गर्मी के महीने में अगर किसी को तिहाड़ जेल जाना पड़े तो समझिए क्या होता है। और ईडी की पूछताछ, सीबीआई की पूछताछ, उनके पूछताछ करने का एक अलग स्टाइल होता है, मारते पीटते नहीं है वो। अब मैं इस पे नहीं बता सकता वो किस तरह से, कितने अजीब तरीकों से पूछताछ करते हैं। कभी कोई नेता इस पर अगर कोई किताब लिखे तो अलग बात है, नहीं तो डर सबको लगता है और उस डर का फायदा, और ये इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए नहीं किया जा रहा है सिर्फ, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत को उनकी हैसियत बताने के लिए किया जा रहा है कि आप होंगे आरएसएस के मुखिया। आप मुरली मनोहर जोशी का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राजनाथ सिंह का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप राम माधव का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी को मंच पर बिठाकर ये कह सकते हैं कि भारत अभी विश्व गुरु बनेगा। यानी आप मोदी के पूरे इकोसिस्टम को तहस नहस कर सकते हैं, लेकिन आप मोदी को हटा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम जब चाहे नंबर का जुगाड़ कर सकते हैं, इसलिए हमारे रास्ते में मत आना। 75 साल की बात करते हो, मैं तो अगले 25 साल की सोच के बैठा हूं। क्यों? क्योंकि मैं कसम खा के बैठा हूं कि जब तक विकसित भारत नहीं बना दूंगा 2047 तक, तब तक गद्दी नहीं छोड़ूंगा। और अगर फिर भी कोई कोर कसर रह गई तो आगे अगले 10 साल का टारगेट रख दूंगा। तो ये सीधी सीधी बात है कि ये लड़ाई अब मोदी साहब बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है, मोदी साहब बनाम आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत की है। चलिए देखते हैं संतोष जी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मोदी ने बड़ी आसानी से आम आदमी पार्टी पर ये कैंची चलाई है, पूरे कपड़े ही काट डाला, कुर्ता बनाने लायक कपड़े ही नहीं छोड़ा। कुर्ता बनाने के चक्कर में थे केजरीवाल। अब पजामा पे कैंची कैसी चलेगी, बात तो ये है कि पजामा पे कैंची कैसी चलेगी, इंतजार रहेगा फिलहाल। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि केजरीवाल भी परेशान है और भाजपा भी परेशान है कि ये सब हुआ कैसे है। फिलहाल दर्शकों से ये मैं जरूर पूछूंगा, क्या जो इस तरीके के सब जो काम हो रहे हैं तोड़ फोड़ के, इससे आप कितने सहमत हो? क्या अगर इन्हीं हारे जीते लोगों को फिर चुनाव में भेजा जाता तो क्या आप इन्हें वोट करोगे? क्या आपके विश्वास के प्रति ये लॉयल निकले या नहीं निकले? इन सब बातों पर हमें आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। हमें कमेंट जरूर लिखिए, और एक कमेंट हमें ये लिखिए, क्या इस तरीके की स्टोरियां या क्या चाहते हैं आप? आपकी किन खबरों पर हम फोकस करें? आप किस तरीके की खबरें चाहते हैं वो भी आप हमें बताएं, ताकि हम उन खबरों को भी फोकस करा आप तक पहुंचाएं, ताकि आप और हमारे रिश्ते में और मजबूती आए, हम आपकी बात सरकार तक बता पाए और सरकार की बात आप तक पहुंचा पाए। इसी के सेतु का हम काम करते रहें। फिलहाल हमें और संतोष जी को इजाजत दीजिए जी। एक लाइन सिर्फ, कांग्रेस पार्टी देखिए क्या गजब काम करती है। प्रेस रिलीज आ गया है कांग्रेस पार्टी का, और प्रेस रिलीज की जो हेडलाइन होती है ना 4-5 शिव जी, बस वो पढ़ के सुना देता हूं। पश्चिम बंगाल चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने मोदी और ममता पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री मोदी तो भ्रष्ट हैं ही, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनसे कम नहीं है। मोदी ममता सिर्फ सत्ता चाहते हैं, उन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। मोदी ने नोटबंदी और गलत जीएसटी से देश में छोटे मध्यम उद्योग खत्म किए, ममता बनर्जी ने भी पश्चिम बंगाल में उद्योग खत्म कर दिए। चारों तरफ बेरोजगारी है, ट्रंप के पास एप्स्टीन फाइल और अडानी के वित्तीय रिकॉर्ड, इसके डर से मोदी ने भारत का कृषि क्षेत्र, छोटे मध्यम उद्योग, डेटा और ऊर्जा सुरक्षा अमेरिका के हवाले किया। यानी जिस तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर वो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का नोटिस दे रहे हैं, और कांग्रेस और टीएमसी के सांसद पोस्ट करते हैं, उन्हीं टीएमसी को बंगाल में जाके गरिया रहे हैं, और बाकायदा कांग्रेस पार्टी प्रेस रिलीज जारी करके हमें और आपको बता रही है। समझ जाइए कि मोदी शाह के लोग कहां कहां तक फैले हुए हैं।
चलिए, बाकी और दर्शक से कितनी चाहूंगा तेजी कि से वो प्रेस कमेंट करके जरूर बताएं। कितनी तेजी से प्रेस रिलीज बाहर निकल के आई है। तो चलिए, आपका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।